गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि हम ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से वर्कशॉप कैलकुलेशन की क्लास चला रहे हैं, जिसमें हम मास वेट एंड डेंसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम मास वेट डेंसिटी को पढ़ चुके थे। और हम आज आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो ये है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अनुसार क्या होता है, जब कोई ठोस वस्तु किसी द्रव में पूरी या कम डुबाई जाती है तो क्या होता है, उसके भार में कमी आ जाती है। यह कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यानी कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाई जाती है तो क्या होता है, उसके जो भार होता है उसमें क्या होता है, कमी आ जाती है। तो ये कमी क्या होती है, यह कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अतः हटे हुए द्रव का जितना भार होता है उतना ही द्रव का उछाल उस वस्तु के ऊपर की तरफ लगता है। यानी कि वस्तु जितना भार द्रव का हटाएगी, भाग द्रव का हटाती है, उतना ही बल क्या होता है, उस वस्तु पर लगता है। इसीलिए वस्तु के भार में से द्रव का उछाल कम हो जाता है। उसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। तो ये तो हमारा क्या था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब हम इस प्रिंसिपल के आधार पर किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व कैसे निकालते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो ये देखो, ये क्या है, पानी से भारी परंतु अघुलनशील ठोस का आपेक्षिक घनत्व। यानी कि कोई वस्तु पानी से भारी हो और वो क्या हो, अघुलनशील हो, यानी कि घुलती ना हो, उसका आपेक्षिक घनत्व कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे ठोस का वायु में भार माना W1, और ठोस का पानी में भार W2, और ठोस का पानी में कमी, यानी कि वायु में भार W1 था और पानी में भार W2 था। तो क्या करेंगे, W माइनस W2, यानी कि कितनी कमी आई वो यहाँ से निकल आएगी। ठोस का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, ठोस का हवा में भार यानी कि W1 और I भार में कमी। तो I भार में कमी हमारी क्या है, W1 माइनस W2। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, पानी से भारी तथा अघुलनशील ठोस का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। अब दूसरा पढ़ेंगे हम, पानी से हल्के परंतु अघुलनशील ठोस का आपेक्षिक घनत्व। आगे हमने पढ़ा था पानी से भारी, अब हम पढ़ेंगे पानी से हल्के परंतु अघुलनशील ठोस का आपेक्षिक घनत्व। तो जैसे कॉर्क, मोम, लकड़ी, ये क्या होती हैं, पानी से हल्की होती हैं।
तो हल्के ठोस का वायु में भार क्या होगा, मान लिया W1, ठोस का वायु में तथा शीतल का पानी में भार W2, ठोस प्लस सीकर का पानी में भार W3। तो अब क्या हो गया, ठोस का आपेक्षिक घनत्व कैसे निकालेंगे, हमें पता है ठोस का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, ठोस का वायु में भार तथा उसके भार में आई कमी, यानी कि आई कमी क्या होगी, W1 माइनस W3। तो इस प्रकार क्या होगी, जब पानी से हल्के परंतु अघुलनशील ठोस का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए ये वाला फॉर्मूला अपनाया जाता है। नेक्स्ट, अब आ गया हमारा द्रव का आपेक्षिक घनत्व। तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व हम कैसे ज्ञात करते हैं, ठोस का वायु में भार मान लिया W1, ठोस का द्रव में भार W2, ठोस का पानी में भार W3। तो द्रव में ठोस के भार में कमी, द्रव में ठोस के भार में कमी यानी कि W2 माइनस W1 माइनस W2, पानी में ठोस के भार में कमी यानी कि W1 माइनस W3। तो अब हम क्या करेंगे, ठोस का आपेक्षिक घनत्व यानी कि द्रव का ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि द्रव में ठोस के भार में कमी W1 माइनस W2 तथा पानी में ठोस के भार में कमी W1 माइनस W2 इंटू कमरे के ताप पर पानी का घनत्व। तो इस प्रकार हमने तीनों प्रकार के आपेक्षिक घनत्व पढ़ लिए, पानी में भारी, पानी में हल्के और द्रव का आपेक्षिक घनत्व। अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का क्या क्या होता है, हाइड्रोमीटर के द्वारा भी क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। तो यानी कि हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व मापने में यूज होता है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यह प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करता है या तैरने के सिद्धांत पर। टाइप ऑफ हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर कितने प्रकार के होते हैं, हाइड्रोमीटर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है तुम्हारा वेरिएबल इमर्शन हाइड्रोमीटर और एक होता है कांस्टेंट इमर्शन हाइड्रोमीटर। तो वेरिएबल इमर्शन हाइड्रोमीटर में क्या होता है, इससे किसी द्रव से भरे बर्तन में डुबाकर उसके द्रव का घनत्व क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कर लेते हैं। यानी कि जैसे किसी द्रव का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना होता है तो हम उस वहाँ पर क्या करते हैं, वेरिएबल इमर्शन हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। कांस्टेंट इमर्शन हाइड्रोमीटर, इस हाइड्रोमीटर के क्या होता है, ये ऊपर अलग अलग भार रखकर द्रव में एक निश्चित चिन्ह तक डुबाया जाता है और इस पे क्या होती है, इस पे एक डिस्क लगी होती है, डिस्क लगी होती है और जिस पे हम क्या करते हैं, भार रखते हैं। तो हम कांस्टेंट इमर्शन मीटर का चित्र देखेंगे। ये हमारा कांस्टेंट इमर्शन मीटर है। ये क्या होता है, यह एक अचल निमंजक हाइड्रोमीटर का चित्र है। इसके ऊपर अलग अलग भार रखकर द्रव में क्या होता है, निश्चित बिंदु तक डुबोते हैं और इसकी बनावट क्या होती है, एक खोखले बेलन होता है इसकी बनावट। और क्या होता है, इसके ऊपर एक चकती रखकर चकती पर
भार रखते हैं, भार लिख गया है यहाँ पे, भार होगा। भार रखकर क्या करते हैं, उसका आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। अब हम पढ़ेंगे लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर का तो पता ही है किसके लिए कहते हैं, दूध की शुद्धता नापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लैक्टोमीटर पर। ये भी क्या होता है, ये भी प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करता है या तैरने के सिद्धांत पर। लैक्टोमीटर का प्रयोग दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है। यह तैरने के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके नीचे वाले भाग में बल्ब में शीशी की गोलियां भरी होती हैं, जिससे यह दूध पर खड़ा रहकर तैर सकता है। दूध में डालने पर यह जितना डूबता है उस स्केल को पढ़ लिया जाता है और दूध का घनत्व कितना होता है, 1.029 से 1.033 तक होता है। यानी कि अगर दूध का घनत्व कितना आ रहा है, यानी कि दूध क्या होगा, शुद्ध होगा। अगर इससे कोई गड़बड़ थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो क्या होगा, यानी कि दूध में कुछ मिलावट है। तो ये तो हमारा ये यहाँ पे ये दिख रहा है, ये हाइड्रोमीटर का चित्र है, दिखाई दे रहा होगा उसमें आपको। अब हम पढ़ेंगे तैरने का सिद्धांत, लॉ ऑफ फ्लोटिंग। तो क्या है, ये क्या है, आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो क्या होता है, उस पर एक उछाल बल कार्य करता है, जिससे या तो वस्तु डूब जाती है या क्या होती है, तैरने लगती है। जो क्या होता है, वस्तु के घनत्व पर निर्भर करता है। अगर वस्तु का घनत्व क्या होगा, कम होगा, तो क्या होगी, तैरने लगेगी। अगर उसका घनत्व ज़्यादा होगा पानी से तो क्या होगी, वो डूब जाएगी। तो फैक्टर ऑफ फ्लोटिनेशन, तैरने के कारण, यानी कि कैसे क्यों तैरते हैं। जब वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से क्या हो, अधिक हो, तो क्या होगी, वस्तु डूब जाती है। यानी कि जब वस्तु का घनत्व अधिक होगा तो क्या होगी, वस्तु डूब जाती है। इस अवस्था में वस्तु का भार द्रव के उछाल बल से अधिक होता है। यानी कि जो द्रव का द्वारा उछाल लगाया जाता है वस्तु पर, क्या होता है, वो कम होता है, और भार होता है वो वस्तु का क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए क्या होती है, वस्तु क्या होती है, वो डूब जाती है। धातु में पानी में डूबना, यानी कि धातु का कोई धातु होती है तो उसका क्या होता है, घनत्व के उस पानी से अधिक होता है, इसलिए वो क्या होती है, वो डूब जाती है, डूब जाती है। अब क्या है, जब वस्तु का घनत्व जब वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर हो तो के वस्तु द्रव के अंदर कहीं भी संतुलित अवस्था में रहेगी। वस्तु का भार द्रव के उछाल के बराबर रहता है। इस स्थिति में वस्तु का भार हटाए गए भार के ही समान होता है। यानी कि क्या होता है, जब वस्तु का घनत्व और जल का घनत्व समान हो जाता है तो क्या होती है, वस्तु एक जगह क्या हो जाती है, संतुलित हो जाती है। संतुलित हो जाती है तो क्या होता है, वस्तु का भार हटाए गए भार के क्या होता है, बराबर होता है। अब ये क्या, तीसरी कंडीशन क्या है, जब वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम हो तो क्या होगी, वस्तु द्रव में पूर्ण रूप से डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उछाल बल वस्तु के भार से अधिक होगा। और अधिक होगा तो यानी कि क्या होगा, वस्तु द्रव की सतह पर क्या होगी, तैरती रहेगी। संतुलित अवस्था में क्या होगी, वस्तु तैरती रहती है। वस्तु का कुछ भाग द्रव में डूबा होता है तथा कुछ भाग सतह पर ऊपर होता है। ये क्या है हमारा
W इंटू V इंटू डी, बी यहाँ पे वॉल्यूम और डी गहराई। डी क्या है, डी यहाँ पे हमारा क्या है, घनत्व। यहाँ क्या, W वस्तु का भाग जो द्रव में तैर रहा है, V डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव का आयतन, डी द्रव का घनत्व, V तैरने वाले पिंड का आयतन और डी स्मॉल डी तैरने वाले पिंड का घनत्व। यानी कि ये हमारा प्लवन का तैरने का सिद्धांत है। ये सूत्र दे रखा है उसका, W बराबर V इंटू डी या डी बराबर वी डी। तो इस प्रकार हमने आज मास, वेट एंड डेंसिटी का चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक या नए चैप्टर पर पढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।